ओके ओके। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि सटीक खेती जिसे हम एक मिनट, हाँ, जिसे हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, इसकी पूरी अवधारणा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस पर आधारित है, जिसे शुरुआत में अमेरिका में रक्षा विभाग के विशेष उपयोग में अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था। जीपीएस का अनूठा चित्रण समय और स्थान में सटीकता है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फसल की उत्पादकता बढ़ाने और उसकी पैदावार को अधिकतम करने के लिए, जैसे सही समय पर पानी, उर्वरक, खाद आदि जैसे इनपुट की सटीक और सही मात्रा के अनुपयोग की अनुशंसा करता है। सही मात्रा के आधार पर, सही समय पर और सही जगह पर कृषि रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और जो भी हम फसल मैनेजमेंट करते हैं उसका साइट विजिट मतलब क्रॉप साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ट्रीटिंग स्मॉल एरियाज ऑफ ए फील्ड एज सेपरेट मैनेजमेंट यूनिट फॉर द पर्पज ऑफ ऑप्टिमाइजिंग क्रॉप प्रोडक्शन बेस्ड ऑन इन फील्ड वेरिएबिलिटी। मतलब कि जैसे कोई भी हम क्षेत्र लेते हैं तो उस क्षेत्र में उसकी सॉयल और जैसे ही एरिया ज्यादा कवर करेंगे तो वहां पे वेरिएबिलिटी बढ़ती जाती है, चाहे वो सॉइल की हो, चाहे वो वाटर की हो, क्रॉप की हो, इंसेक्ट की हो, हर जगह अलग अलग सिचुएशन रहती हैं, जिसको देखते हुए इसका प्रिसीजन एग्रीकल्चर का हम उपयोग करते हैं। अब इसको, हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो कि ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करते थे, कोई भी खेत है, एक बाउंड्री वाल ले ली या कोई भी एक चौकोर या कैसा भी हो गया हमारा क्षेत्र, उसमें हम खेती करने लगते थे। लेकिन प्रिसीजन एग्रीकल्चर सटीक रूप से हम वर्ग में खेत को माप नापते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़े एरिया एरिया का मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं कि किस टुकड़े में हमको कितने उर्वरक, कितने खाद की आवश्यकता है, उसी हिसाब से हम उसमें देते हैं। और कम क्षेत्र में अधिक पैदावार करना संभव है, लेकिन उसके लिए हमको क्या, जो भी हमारी एक्स्ट्रा लागत या एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आ रही है उसको कम करना है, वो हम कम करेंगे प्रिसीजन एग्रीकल्चर के उपयोग से। और अब हम बात करते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव। प्रिसीजन एग्रीकल्चर मोस्टली तीन तरीके से काम करता है। सबसे पहले, वेरिएशन अकर्स इन क्रॉप और सॉइल प्रॉपर्टीज विद इन ए फील्ड। मतलब एक ही फील्ड में विभिन्नता जो सॉइल की होती है वो अलग अलग होती है। जो भी खेत हमारा रहता है उसमें हर पोजीशन पे अलग सॉइल की प्रॉपर्टीज रहती हैं। इसको मेंटेन करने के लिए हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम सॉइल की वेरिएबिलिटी को कम से कम कर सकें, जिससे कि फसल को प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिलता रहे। सेकंड है, जो भी प्रबंधन या मैनेजमेंट में हमको वेरिएशन मिलते हैं उनको हम मैप के रूप में प्रदर्शित कर सकें, क्योंकि जो भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर है वो कोई भी वेरिएबिलिटी को वो मैप के रूप में प्रदर्शित कर सकता है। और मैनेजमेंट एक्शन आर टेकन एज ए consequence ऑफ द सेपरेटर वेरिएबिलिटी विद इन ए फील्ड। मतलब फील्ड की जो भी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्रबंधन क्रियाएं की जाएंगी उनका भी हम मैनेजमेंट करते हैं। अब ये भी सवाल है कि प्रिसीजन फार्मिंग की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हम अच्छे से खेती करते आ रहे थे तो अब क्यों हमको अब जरूरत पड़ रही है। तो इसका मेन है डिक्लाइन इन द टोटल प्रोडक्टिविटी। मतलब जो भी हम फसलें उगा रहे हैं उसमें हमें प्रोडक्शन में काफी कमी आ रही है, जिसको देखते हुए पौधों फसलों की प्रोडक्शन को बढ़ाना और उसकी लागत को कम करना मेन आवश्यकता रहती है। फिर डिमिनिशिंग एंड डिग्रेडिंग नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो भी हम प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं उसको रोकना है, क्योंकि खेत में बार बार, अब अगर हमारे खेत में नाइट्रोजन की प्रॉपर
मात्रा मौजूद है तो हमको अधिक नहीं देनी है, लेकिन फिर भी इतना ना जानते हुए अज्ञानतावश किसान बार बार और भी देता रहता है नाइट्रोजन। इसलिए कोई भी जो भी जितने में हम कर सकते हैं उतना ही हमको लेना है, ज्यादा उपयोग कोई भी चीज का अधिक नहीं करना है, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए हम जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण कर सकें। स्टार्टिंग फ्रॉम इनकम, जो भी कृषि की आय है उसको हमें अधिक करना है, तो अधिक मेन है प्रोडक्शन ज्यादा करके और लागत कम करके हम उसकी आय को बढ़ा सकते हैं। लैक ऑफ इको रीजनल अप्रोच, इसका है कि पारिस्थितिकी क्षेत्रीय दृष्टिकोण का अभाव। जैसा कि देखते हैं कि जो भी हमारा क्षेत्र है बड़े लेवल पे नहीं सोच रहा है, किसान को अपने से प्रोडक्शन से मतलब है, आगे उसके कुछ आने वाले साल में भूमि पर या पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है वो इस बारे में नहीं सोचता है। तो इसको भी मेन प्रायोरिटी रखनी चाहिए। और डिक्लेनिंग एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, इंडिया में घटती किसान की भूमि, क्योंकि इंडिया में जो भी किसान के क्षेत्र हैं वो काफी छोटे छोटे हैं, और विदेशों में अमेरिका है उधर जनसंख्या कम होने के साथ साथ वहां पे क्या है कि किसान के खेत कई 100 किलोमीटर लंबे हैं, और भारत में यही छोटे छोटे हैं। भारत में 90% से ज्यादा जो किसान की जोत है वो लेस देन 1 और 2 हेक्टेयर है। इसके लिए भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर की आवश्यकता पड़ती है। ग्लोबल क्लाइमेट वेरिएशन, जो भी हमारे विश्व की जलवायु है वो हर जगह समान नहीं है, वो हर जगह वेरिएबल है, इसलिए हर जगह पे अलग अलग हमको मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब हम जानेंगे कि प्रिसीजन फार्मिंग में आने वाले चैलेंजेस। तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण चैलेंज है लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज, क्योंकि प्रिसीजन फार्मिंग पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर आधारित फार्मिंग है। इसमें हमें जो भी मॉनिटरिंग या मैपिंग की जाती है उसमें पूरी तरीके से टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, और किसान के पास इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, तो उसमें थोड़ा उसको प्रॉब्लम आती है किसान को अपनाने में। स्मॉल प्लॉट और क्लस्टर्स ऑफ लैंड, मतलब प्रिसीजन फार्मिंग को बहुत ही छोटे एरिया में इस्टेब्लिश कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर जितने ही छोटे एरिया में हम प्रिसीजन फार्मिंग का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे उतनी ही उसकी कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा आती है। इसलिए इसका छोटे एरिया में लगाना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। हाई कॉस्ट इन फेजिंग प्रिसीजन फार्मिंग सिस्टम, ये सिस्टम पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इसको चलाने के लिए टेक्निकल पर्सन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए इसमें जो शुरुआती कॉस्ट आती है काफी अधिक आती है, इसलिए इसमें यह भी चैलेंज रहता है। पुअर पेनिट्रेशन और इंटरनेट अवेलेबिलिटी, हाँ इसको चलाने के लिए इंटरनेट की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर हम रिमोट एरिया में हैं और अपने फार्म को हम ग्लोबली कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। और देश में जो निरक्षरता कह लें उसकी भी दर अधिक होने से इसमें चैलेंज होता है, क्योंकि जो भी साक्षर है वो अच्छे से इसका उपयोग कर सकता है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। Precision farming relief on the interaction of three board of fundamental element to be successful in it. तीन कारक बहुत ही आवश्यक हैं प्रिसीजन फार्मिंग को सफलतापूर्वक करने के लिए, जिसमें सबसे पहला है इंफॉर्मेशन। जिस ही क्षेत्र में हम प्रिसीजन फार्मिंग का उपयोग कर रहे हैं वहां पे इंफॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए कि कौन सी। जी सर, हाँ तो इंफॉर्मेशन की बात हो रही थी। तो जहाँ जिस ही क्षेत्र में हम प्रिसीजन फार्मिंग का अप्लाई करेंगे या मैनेजमेंट करेंगे वहां पे हमें उस क्षेत्र की मिट्टी की, जलवायु की, टोपोग्राफी, भूखंड की हमको जानकारी होनी चाहिए। उसी हिसाब से हम उसका मैनेजमेंट करते हैं कि कहाँ पे कितने हमें मैनेजमेंट की जरूरत है। सेकंड, टेक्नोलॉजी, क्योंकि प्रिसीजन फार्मिंग पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे आधारित है, इसलिए हमको
उस क्षेत्र के लिए टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, फिर थर्ड आता है मैनेजमेंट। क्योंकि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, फिर भी आप सफलता से प्रिसीजन फार्मिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मेन रोल आता है मैनेजमेंट का। तो तीसरा सबसे अच्छा और एलिमेंट महत्वपूर्ण कहा जाए तो वो रहेगा मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप सूचना का भी गलत ढंग से प्रयोग करेंगे तो भी आगे त्रुटि होने की आवश्यकता है। और इसमें बहुत और भी छोटे छोटे कारक हैं, जैसे लैंड प्रिपरेशन, और इनपुट में आ गया सीड्स, प्लांटिंग मटेरियल, फर्टिलाइजर्स, प्लांट प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी ये सब। क्योंकि लैंड की जो प्रिपरेशन है, जो कहीं पे हल्की भूमि है, भारी भूमि है, कहीं पे ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है, कहीं पे कम प्रिपरेशन की जरूरत है, तो ये भी बात वेरिएबल करती है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रिसीजन फार्मिंग साइकिल। तो प्रिसीजन फार्मिंग हमें शुरू करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है डाटा प्रोसेस डाटा प्रोसेसिंग की। तो सबसे पहले हम जहां भी, जिस भी क्षेत्र में हमें प्रिसीजन फार्मिंग करनी है, वहां पे हमें उस क्षेत्र का डाटा लेना पड़ेगा। फिर उस डाटा को एनालाइज, प्लान, अप्लाई, रिजल्ट, रिजल्ट के बाद एनालाइज, फिर प्लान, फिर अप्लाई। यील्ड, ई यील्ड, वीट, ट्रोपोग्राफी, इन सब के हमको मैप के रूप में डाटा मिल जाते हैं। फिर प्रिस्क्रिप्शन मैप, मैप के हिसाब से हमको पता चलता है कि किस क्षेत्र में किस रिसोर्स की कमी है। उसके बाद हम फर्टिलाइजिंग, जैसे कि हमारे खेत में नाइट्रोजन या फास्फोरस या पोटास की किस किस क्षेत्र में कितनी कमी है, उसको देखते हुए हम उस क्षेत्र में उतना ही डालेंगे। जैसे कि पूरे क्षेत्र में हम नहीं डालेंगे, फिर हम थोड़े क्षेत्र में डालेंगे। प्लांटिंग, प्लांटिंग भी हम प्रिसिजनली करेंगे। जहाँ पे हमें हमने फर्टिलाइजर डाला है, हम वहीं पे प्लांटिंग करेंगे। स्प्रेइंग के लिए भी बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि जहाँ पे हमको स्प्रे की जरूरत है, जैसे क्षेत्र के पूरे खेत के एक एरिया में इंसेक्ट का अधिक इन्फेस्टेशन है, तो हम उसी क्षेत्र में केवल इंसेक्टिसाइड देंगे, बाकी पूरे खेत में देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है प्रिसीजन फार्मिंग साइकिल। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंपोनेंट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करेंगे तो सॉइल मैप की करेंगे, क्योंकि कहीं भी खेती की शुरुआत बिना सॉइल से नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण घटक सॉइल ही होता है। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे सॉइल मैप। फिर सॉइल के बाद हम क्रॉप क्रॉप कंडीशन मैप। उसके बाद हम जो भी क्रॉप की वहाँ कंडीशन है, या जो भी क्रॉप वहाँ उगाई जाती हैं, हम उनका प्रबंधन या उनका हम मैप। और तीसरा आता है सॉइल कंडीशन मैप। अब वहां पे किस प्रकार की सॉइल है ये तो हमें पता है, क्रॉप किस जगह की उग रही हैं वो भी हमने देख लिया है, किस तरीके की क्रॉप्स हम वहां पे ले रहे हैं। फिर तीसरा आता है जो भी हमारी सॉइल है वो किस कंडीशन की है, फर्टाइल है कि इनफर्टाइल है, न्यूट्रिशन अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। तो वो हम करेंगे सॉइल कंडीशन मैप में। फिर यील्ड मैपिंग, फिर हम वहां पे जो भी क्रॉप हो रही है उसकी यील्ड कैसी है, कितनी यील्ड आ रही है, ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, उसका हम यील्ड मैप बनाते हैं। फिर इरिगेशन का, वहां पे कितनी बारिश हो रही है, और कितनी हम आर्टिफिशियल तरीके से भी हम इरिगेशन कर रहे हैं, उसमें ये आता है। फिर तीसरा है ट्रीटमेंट मैप, जो भी हम उसमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं खेत में, उसका हम मैप बनाते हैं कि कौन कौन से हमने प्रैक्टिसेस वहां पे की हुई है। फिर आता है एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर है और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का भी जो भी हम एप्लीकेशन वहां पे करते हैं, वो बहुत ही प्रिसिजलाइज तरीके से जीपीएस के द्वारा हम करते हैं। तो ये सब जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब कंपोनेंट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग है। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आता है जीआईएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसको तो आप सभी ने सुन रखा होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। Global Progenomic System is a computer system capable of capturing
storing, analyzing, and displaying global physically referenced information that is data identify according to location। मतलब लोकेशन के हिसाब से ये इमेज के थ्रू और आपकी पोजीशन बताता है कि आप कहाँ हैं। A GIS make it possible to link integrate information that difficult to associate through any other means। यह पृथ्वी की कक्षा में 24 उपग्रहों का एक सेट है जो कि अमेरिका नासा के द्वारा वहां पे भेजा गया है। यह रेडियो सिग्नल भेजता है जिससे भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने के लिए ग्राउंड रिसीवर द्वारा संसाधित किया जाता है। ये पूरी तरीके से रेडियो सिग्नल पे काम करता है। इसकी 95% संभावना होती है कि पृथ्वी पर दी गई स्थिति वास्तविक स्थिति से 10 से 15 मीटर के भीतर हो। मतलब जो भी ये लोकेशन देता है वहां से, वो केवल उसमें इधर 10 से 15 मीटर का हो सकता है कि आप अगर जहां पे आपकी पोजीशन बताता है केवल 10 से 15 मीटर का इधर होता है। और वो भी अगर आप बहुत ही रिफाइन वाले GIS का प्रयोग करेंगे तो उसमें एक्यूरेसी जो होती है वो लेस देन 1 मीटर 2 मीटर रहती है। GPS खेतों को सटीक मैपिंग की प्रदान करता है। उचित सॉफ्टवेयर के साथ किसान को उसकी फसल की स्थिति के बारे में सूचित करता है और कि खेत के किस हिस्से को किस इनपुट की आवश्यकता है, जैसे कि पानी, उर्वरक या कीटनाशक, उसके बारे में भी इससे जानकारी होती है। कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ मैप्ड वेरिएबल टू बिल्ड द एनालाइज न्यू वेरिएबल। GIS मोस्ट यूजफुल व्हेन यूज द परफॉर्म डाटा एनालिसिस। मतलब इसके जो भी डाटा है उसको एनालाइज करके अपने सूचना के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है GIS इन प्रिसीजन फार्मिंग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा क्रिएशन विद, मतलब GIS से हम कैसे डाटा बनाते हैं। तो जो GIS होता है वो विभिन्न डाटाओं को कंबाइन कर देता है। जैसे सॉइल मैप है, क्रॉप मैप है, रोड मैप है, और बिल्डिंग मैप है, सॉइल मॉइस्चर मैप है। इन सबको कंबाइन करके एक मैप में आपको दिखा सकता है। क्योंकि जो भी मैप बनते हैं वो सिंगल सिंगल बनते हैं, या तो टोपोग्राफी का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, सॉइल का अलग होगा। इन सबको जब कंबाइन करते हैं तो GIS के करते हैं। इस तरीके से कंबाइन करके डाटा क्रिएट करके हम GIS के उपयोग से एक फाइनल मैप बना सकते हैं। जो टूल ऑफ GIS, जो भी टूल होते हैं GIS में हम तो देखते हैं, जैसे GPS, DGPS और ड्रोन्स। आगे हम इसकी बात करेंगे। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे ड्रोन, और यहाँ पे ये आपका GPS है। और ये ड्रोन को मैनेजमेंट के लिए या लैपटॉप से हम मैनेजमेंट करते हैं। इसकी मैं वीडियो भी दिखाऊंगा बाद में। एप्लीकेशन ऑफ GIS इन वेरिएबल ऑपरेशन। मतलब हम GIS का कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, तो इसका हम उपयोग क्रॉप एंड सॉइल एंड वाटर डाटा, सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, कल्टीवेशन टिले, शेड्यूलिंग, इरिगेशन मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, पेस्ट स्काउटिंग, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, क्रॉप ग्रोथ, हार्वेस्टिंग, यील्ड रिकॉर्ड मैप्स, प्रिसीजन फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मार्केट इंफॉर्मेशन, साइट करेक्टर्स। तो जैसा कि हम देखते हैं कि GIS का उपयोग के बिना प्रिसीजन फार्मिंग संभावित ही नहीं है। क्योंकि जितनी भी फसल को उगाने से लेकर काटने तक की जितनी भी क्रियाएं हैं, सब में हम GIS का उपयोग महत्वपूर्ण तरीके से करते हैं। Global Positioning System (GPS) is composed for a constellation of orbiting satellite, which is conjunction with ground equipment enable users to determine
their exact position anywhere on the surface of the earth at any time। इसका सीधा मतलब है जीपीएस परिक्रमा, मतलब जो भी ये सैटेलाइट है ये पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं, उसके ये रेडियो सिग्नल के द्वारा किसी भी व्यक्ति, वस्तु की स्थिति पता करके एक एक्यूरेट पोजीशन बताते हैं। जीपीएस एंड रिमोट सेंसिंग इमेजरी आर प्राइमरी जीआईएस डाटा रिसोर्सेज। जीपीएस डाटा क्रिएट पॉइंट्स, पॉलीलाइंस और पॉलीगन्स। जो भी ये डाटा है वो पॉलीलाइंस और पॉलीगन्स के द्वारा प्रदर्शित करता है। बताते हैं। और अब हम जानेंगे जीपीएस एप्लीकेशन का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसका उपयोग हम खेत की तैयारी, प्लांटिंग एंड कल्टीवेशन, मतलब खेत की तैयारी से लेकर जो भी रुपाई है, खेती है, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। खेत में हम फर्टिलाइजर कहाँ पे कितना देना है, क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का भी जो उपयोग करते हैं वो हम इसी के थ्रू करते हैं। इसका उपयोग मैपिंग, स्काउटिंग, हार्वेस्टिंग, प्लानिंग एंड एनालिसिस, ट्रैक्टर गाइडेंस। जो भी हमारे अब ट्रैक्टर हैं वो स्मार्ट हो चुके हैं और उनको किसी भी ड्राइवर लेस ट्रैक्टर भी बोल सकते हैं उनको, कि जीपीएस के थ्रू वो आपके खेत का अच्छे से जो भी कार्य है वो करते हैं, उसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती है। क्रॉप डस्टर, टारगेटिंग, ट्रैकिंग लाइव स्टॉक, मतलब जो भी अब भारत में तो नहीं लेकिन विदेशों में जहाँ पे बहुत ही संख्या में अधिक पशु रहते हैं, तो पशुओं में जीपीएस लगा के उनको छोड़ देते हैं। और वो भी जो भी चरागाह हैं वहां पे वो जाते हैं तो उनको ट्रैक करते हैं कि हमारे लाइव स्टॉक कहाँ गए हुए हैं। तो उनको सुबह छोड़ देते हैं, शाम को ट्रैक करके उनको फिर से ले आते हैं। ईल्ड मॉनिटरिंग, ईल्ड की मॉनिटरिंग है, सॉइल सैंपलिंग है, इसके द्वारा सभी काम इजिली करते हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सॉयल मैपिंग की। सॉयल सैंपलिंग की। तो सॉयल मैपिंग में हम सॉयल सैंपलिंग मेथड, एक्यूरेसी और रिजल्ट, इन सब की हम बात करेंगे। तो soil sampling provides the necessary data to accurately determine soil viability, usually done on 2.5 acre grid with 4 to 6 samples taken in each grid. Each sample takes in numbered and then referred using GPS receiver attributed data is stored reference geographically. Result: a accurate base map detailing zone of varying soil types, depth, and nutrient level, allowing for managers to determine appropriate fertilization application of each zone। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, यह एक खेत को लगभग 0.5 से 5 हेक्टेयर के ग्रिड में तोड़ने की एक विधि है। उर्वरकों के अनुप्रयोग की उचित दर व निर्धारित करने के लिए ग्रिड के भीतर मिट्टी का नमूना लेना उपयोगी है। प्रत्येक ग्रिड से कई नमूने लिए जाते हैं, मिश्रित किए जाते हैं और विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं। अब जो भी हम सैंपलिंग करके जो भी हम मैप तैयार करते हैं वो, अब ये हम आपको मैप दिखा रहे हैं ऑर्गेनिक कार्बन। तो जैसे ये हम जहाँ पे ये ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, और
ये आपको रेड डॉट दिख रहे हैं तो ये वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, और ये जो कलर है ये भी यहाँ पे विभिन्न विभिन्न जो सॉइल में वेरिएशन है उसको ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा सॉइल सैंपलिंग वर्क करता है। तो ये हमारा एक प्रकार का सॉइल मैप यहाँ पे तैयार है। अब ये कैसे होता है, रिमोट एंड इट्स फील्ड सेंसिंग। इसमें सैटेलाइट इमेजिनरी है, एरियल फोटोग्राफी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इन फील्ड इंफ्रारेड है, क्लोरोफिल मीटर है, क्रॉप हाइट मॉनिटरिंग है। इन सब का भी हम उपयोग इसमें करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग टू डिटेक्ट नाइट्रोजन डिफिशियंसी इन कॉर्न। ये कॉर्न का खेत है। तो ये यहाँ पे जो ये आपको व्यक्ति खड़ा है तो इसके पीछे की हाइट आप देखिए कि इसके बराबर है, लेकिन ये आगे की यहाँ पे जो है ये हाइट बहुत ही कम है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। और यहाँ पे इसकी ये जो पोजीशन है ये इंडिकेट है। यहाँ पे ये व्यक्ति खड़ा हुआ है तो ये यहाँ पे इसका ये बना हुआ है। ये आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं सॉइल ऑप्टिक्स की। तो आप लोग ये यंत्र देख रहे होंगे। ये एक सॉइल इसको मुख्यतः उपयोग किया जाता है सॉइल के इंग्रेडिएंट या उसमें जो भी न्यूट्रिशन है उसको उसकी वैल्यू को पता लगाने के लिए। ये एक बार में 20 to 23 रीडिंग्स प्रोवाइड करता है सॉइल की। जैसे एनपीके है, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, और सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन, इन सब की ये सूचना प्रदान करता है। इसको हम लोग सिंपली ट्रैक्टर में इम्प्लीमेंट करके और ट्रैक्टर को जीपीएस और जीआईएस से कनेक्ट करके हमको फील्ड में चलाना होता है। ट्रैक्टर की स्पीड हमको रखनी होती है 12 से 15 किलोमीटर। और ये इस तरीके से आगे ये यहाँ पे फिट हो जाता है। और ये यहाँ पे जीपीएस लगा देते हैं, और एक हम फील्ड में अलग से जीपीएस इंस्टॉल करते हैं, जिससे ये दोनों कनेक्ट होके एकदम एक्यूरेट तरीके से यहाँ पे रीडिंग करते हैं, और इसके द्वारा हम सॉइल मैप तैयार करते हैं। अब यहाँ पे वीड कंट्रोलिंग में हम इसका कैसे उपयोग करते हैं। Using liner sampling techniques, wheat patches are found and identified. The borders of the wheat patches are surveyed using a जीपीएस रिसीवर। जीपीएस रिसीवर के द्वारा जो भी हमें वीड के क्षेत्र हैं या जो देख रहे हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। Weed data is input into the GIS system based on geographic condition determined by GPS। मतलब जो भी हमको वहां से डाटा मिलता है उसको हम, जो भी हमारे पास जियोग्राफिकल डाटा होता है जीआईएस सिस्टम में जो इनपुट किया गया है उसको हम एक साथ मैपिंग उसकी हम करते हैं। अप्लाइड एज ए रिजल्ट ऑफ वीड जोन, मतलब जो भी हमें मैप वहां से मिलता है उसके द्वारा हम हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। दोनों मैप को कंबाइन करके फिर उसके आधार पर हम हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। दिस इज अचीव बाई attaching a GPS receiver to the sprayer and tracking its location over these predetermined zones within the sprayer entry exit and weed zone। मतलब हम दोनों को यहाँ पे मैप को कंबाइन करके और फिर जीपीएस को, जो हमारा स्पेयर होता है उसको हम जीपीएस से अटैच कंबाइन करके फिर हम हर्बिसाइड का प्रयोग उस पे करते हैं, तो बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी आती है। अब हम बात करेंगे क्रिएटिंग यील्ड मैप्स की, कि हमको यील्ड के मैप कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक समय में जो भी हमारे खेत की यील्ड होती है, फाइनल स्टेप है जो भी है, उसको हमको एक प्रोसीजर के थ्रू हमको बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो मैप दिख रहा है यहाँ पे रेड रेड
ये एरिया शो हो रहा है। यहाँ पे लो यील्ड है, और जहाँ पे ये येलो येलो एरिया है वो मॉडरेट है, और जहाँ पे ग्रीनरी है, लो ग्रीनरी, वहाँ पे मॉडरेट हाई यील्ड है, और जहाँ पे डार्क ग्रीन है वो वेरी हाई यील्ड है। आर काउंटर दैट टेक वॉल्यूम मेजरमेंट ऑन हार्वेस्टेड मटेरियल, मतलब जो भी हार्वेस्टेड मटेरियल है उसको मैप के थ्रू, जीपीएस के थ्रू, इमेजिनरी एरियल फोटोग्राफी, इमेजिनरी के थ्रू हम उसको देखते हैं कि मॉनिटर करते हैं कि कितनी यील्ड है, और यील्ड की एक्चुअल यील्ड जो है उसको हम पता करते हैं। यील्ड में वॉल्यूम मेजरमेंट्स कंबाइन विद देयर extract geographic location and input into a GIS package, produce a yield map, provide a picture of the result based on ideal decision. This is a powerful tool for forecasting future needs, which will lead to increased quality and quantity of yield. इसके बाद हम बात करेंगे इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की। सबसे ज्यादा जो अटैक करता है हमारे भारत में जो है वो पाकिस्तान के थ्रू एंट्री करता है, रेगिस्तान एरिया से, जो टिड्डी जिसे हम डेजर्ट लोकस्ट कहते हैं, स्ट्रीटोसेरा गर्गेरिया। ये बहुत ही डेंजरस है, ये रात रात भर में फसल खा के नष्ट कर देता है। तो इसके हम मॉनिटरिंग सैटेलाइट से करते हैं कि कब इसका आगमन हो रहा है, तो उससे 2 या 3 दिन पहले आने वाले क्षेत्र में हम हाई अलर्ट कर सकते हैं। जैसा कि है कि 1885 और 89 की बड़ी महामारी विश्व में बहुत ही फेमस है, जिसके मेन कारण यही था, पेस्टिसाइड एंड रिड्यूस द टॉक्सिसिटी इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। अब हम बात करेंगे प्रिसीजन फार्मिंग के प्रेजेंट सिनेरियो की, मतलब हम इसको प्रेजेंट में इसमें कहाँ है। थ्रू प्रिसीजन फार्मिंग इज वेरी मच टेकन अबाउट इन डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब इसका प्रयोग हम, ये ज्यादातर डेवलप कंट्रीज में प्रयोग होती है। इट इज स्टिल एट ए वेरी nascent stage in developing countries include India. Space Application Center ISRO in collaborate with Central Potato Research Institute Shimla has initiated a study on exploring the role remote sensing for precision farming. लेकिन भारत समेत जो भी अदर देश हैं वो इसका उपयोग बहुतायत से करते आए हैं, और भारत में आलू अनुसंधान केंद्र के साथ रिमोट सेंसिंग को मिलकर इसको शुरू किया गया है, और अदर इंस्टीट्यूट जैसे कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जालंधर पंजाब, रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग इन मैपिंग एंड वायबिलिटी स्पेस एंड टाइम, मतलब वो भी इसका बहुतायत से उपयोग कर रहा है। एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, जो एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है चेन्नई, वो भी कोलैबोरेट कर रहा है नाबार्ड के साथ, है अडॉप्ट ए विलेज इन डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु फॉर वेरिएबल रेट इनपुट एप्लीकेशन, मतलब ये भी गांव, मतलब गांव गांव लेके उनका डाटा एनालाइज करके फिर आने वाली फसलों को अच्छे से उनका पैदावार को मॉनिटर और मैनेजमेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे टाटा किसान संसार, ये भी इससे बहुत ही precision farming and innovative project prepared by the TKS is helping small farmers। जो भी टाटा किसान संस्थान, टाटा संस्थान तो के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे। जो भी किसान, छोटी भूमि जिनके पास भूमि कम है, उनको अपनी उपज अधिक बढ़ाने के लिए ये संस्था उनको
मदद करती है, जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मानचित्र और भौगोलिक उत्पादों को रिकॉर्ड करती है, संग्रहित करती है, फिर उनका एनालाइज करके उत्पादन बढ़ाती है। ये किसानों को बदलती परिस्थिति के अनुसार जल्दी नए ढांचे में बदलने के लिए मदद करती है। परिणामतः स्वस्थ फसलें, अधिक उपज और किसान की आय में वृद्धि और लाभ को अधिक करने के लिए हम जीआईएस का उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ एक्सटेंशन साइंटिस्ट हेल्प फार्मर्स एट टाटा किसान संस्थान। जो भी हमारे एक्सटेंशन साइंटिस्ट हैं वो टाटा किसान फार्मर की कैसे मदद करते हैं। तो the agronomist at the Sansar use the analysis of topography, soil, climate, hydrology, cropping system, and crop suitability to advise farmers on which crop to grow, how to manage each crop, when to sell, what market trends, and which fertilizer to use where। मतलब टाटा किसान जो है वो किसान की जो ट्रोपोग्राफी, सॉयल की ट्रोपोग्राफी, सॉयल, जलवायु, इन सबको मैप करके और फार्मर को एडवाइस करता है कि जो भी आप फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, कौन सा कब यूज करना है और मार्केट में क्या चल रहा है। क्योंकि अब किसान मार्केट में किसी और चीज की आवश्यकता है तो किसान को वही अगर उगाए तो ज्यादा फायदा होगा, जबकि मार्केट की मांग अलग है और किसान अलग उगाता है तो उसको लॉस ही होना है। The goal is to maximize the yield from each farmer's land holding by using input as per site specific requirement of the growing crops। मतलब इसमें जो उगाई जाने वाली, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, इसमें उगाई जाने वाली फसलों का साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट, इनपुट का उपयोग प्रत्येक किसान भूमि की अधिक उपज प्राप्त करने में करना। अब हम प्रिसीजन फार्मिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग इज नॉट एप्रिसिएट फॉर एवरी फील्ड, टू डिटरमाइन स्पेसिफिक फील्ड विल बेनिफिट फ्रॉम प्रिसीजन फार्मिंग यूज द फॉलोइंग स्टेप। मतलब प्रिसीजन फार्मिंग हर क्षेत्र के लिए उपयोग नहीं है। हम निम्न बिंदुओं के अनुसार समझेंगे कि इसका हम कैसे शुरू कर सकते हैं। रिव्यू करंट डाटा, मतलब जिस क्षेत्र में हमको प्रिसीजन फार्मिंग शुरू करनी है उसके लिए हमें उस क्षेत्र का डाटा डाटा का बारे में आकलन करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है, जहाँ भी जिस क्षेत्र में कौन सी फसलें उग रही हैं, कौन सी सॉइल है, ये सब डाटा हमारे पास ऑलरेडी होना चाहिए। ऑब्टेन एडिशनल डाटा, और जो भी हमारे पास डाटा, जितना भी कहीं से भी डाटा मिल पाए वो जरूरी है, क्योंकि इसका मेन टेक्नोलॉजी से यूज होता है। उसमें मेन हम डाटा को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि आपके पास जितना अधिक डाटा होगा आप उतनी सटीकता से, प्रिसाइज तरीके से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर ग्रेटर यील्ड डाटा, आपके पास जो भी क्रॉप वहां पे उगाई जा रही हैं उनके यील्ड का भी डाटा होना चाहिए। एग्जामिन रिजल्ट, और जो भी वहां पे फसलें उगाई गई हैं उनके जो भी रिजल्ट हैं कि फसलें कैसी हो रही हैं, किस स्टेज पे इंसेक्ट आ रहे हैं, किस स्टेज पे डिजीज आ रही है, किस स्टेज पे वाटर रिक्वायरमेंट है, वो सारे डाटा हमारे पास भी होना चाहिए। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, और सबसे मुख्य रोल तो इसमें मैनेजमेंट का ही होता है, क्योंकि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी डाटा है उसको मैनेजमेंट के थ्रू ही हम आगे करते हैं। कैन बी ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर, क्या हम कृषि को बदल सकते हैं। जी हाँ, हम कृषि को जरूर बदल सकते हैं। फ्रॉम प्रोडक्टिव टू प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर, फ्रॉम सस्टेनेबल टू competitive agriculture, from productive driving to market driving, from localized to globalized agriculture, yes, through precision farming।
प्रिसीजन फार्मिंग से सब संभव है, क्योंकि किसान को अब उत्पादन से ज्यादा लाभदायक कृषि की ओर जाना चाहिए, क्योंकि उत्पादन ज्यादा करने से फायदा तो होता है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड भी देखना पड़ता है कि जो किसान अब मार्केट में सभी लोग टमाटर की अगर खेती करेंगे तो उस साल टमाटर के रेट ऑलरेडी डाउन हो जाएंगे। तो टमाटर का खेती की जगह अगर वही किसान कोई दूसरी खेती कर रहा है जो कम लोग कर रहे हैं, तो उसको फायदा ज्यादा होगा। तो इसे उत्पादन से लाभदायक कृषि की ओर कहते हैं। फिर आता है सस्टेनेबल टू कॉम्पिटेटिव एग्रीकल्चर। टिकाऊ कृषि से अधिक हम प्रतिस्पर्धी कृषि देखें कि कौन सा हमें अच्छी प्रॉफिट दे रहा है। उत्पादन आधारित से बाजार आधारित खेती, मतलब जो भी बाजार में मांग है रेगुलर, उस पे हमें जाना चाहिए कि ह्यूमन नीड क्या है, उसको हमें नजर में रखना चाहिए। और जो भी हमें लोकल तरीके से जो खेती कर रहे हैं किसान, या जो केवल लोकल नीड्स को ध्यान में रखते हैं, उनको अपने आसपास के क्षेत्र से निकलकर ग्लोबली देखना चाहिए कि लोगों की क्या मांग है, उसके थ्रू अपनी खेती को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।